ओके, तो बेस्ट केस, वो केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस की कैलकुलेशन या फाइंड करना हमने देख लिया। अच्छा, अब हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर कैसे करेंगे? उनकी एनालिसिस के बाद उनकी कंपेरिजन कर दी है ना। ओके, एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम अ, ये आइडिया गेट कर सके कौन सा एल्गोरिथम फास्टर है। तो नॉर्मली अभी तो हम सारे स्टेप्स देख रहे हैं ना, तो फिर आगे जाके हम ये देख लेंगे कि एल्गोरिथम के हर एक स्टेप को काउंट करना रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, लेट्स से अगर एक एल्गोरिथम है और उसकी काउंट है 10n+10, ठीक है, तो वो इट सीम्स के दैट इज लेस देन 100n+10। ठीक है, तो हमें पता है ना, लेकिन एंड पे हम देख लेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये इनपुट साइज होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इनपुट साइज ऐसे आएगा जहाँ के बाद हम चाहे ये वैल्यूज़ कितनी ही बढ़ा दें, ये वाली वैल्यूज़ 100 हो, 1 लाख, 2 लाख, चाहे ये वैल्यूज़ कितनी ही बढ़ा दें, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स जो है, फिर उसका असर नहीं पड़ेगा कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये एक है कि एक एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है या टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये है, और दूसरे की जो है वो ये है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं, एक पर्टिकुलर एन की वैल्यू, एन का एक ख़ास वैल्यू के बाद आप इसके अंदर एन की वैल्यू जब डालेंगे तो चाहे C3, C1, C2 कुछ भी हो, ये जो साइड है ना, ये हमेशा ग्रेटर रहेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे एन के ऊपर स्क्वायर है। तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आप इधर पुट कर रहे हैं वो इधर स्क्वायर हो रही है। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ एन, इम्पॉर्टेंट थिंग इज एन, और दीज कांस्टेंट्स आर इररिलेवेंट। ये कांस्टेंट चाहे जितने भी ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन जो असर होगा वो एन डालेगा। तो अगर ये स्क्वायर है तो एक ख़ास इन के बाद, एक ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इन के बाद अगर आप इन की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये हमेशा के लिए इससे ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं कि उसमें जो सबसे अच्छा उससे कांस्टेंट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ना C1 हम हटा देंगे, C2 हटा देंगे, उसके बाद रह जाएगा n स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर प्लस एन में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो हम ले लेते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस एन में क्या है, एन स्क्वायर, सिर्फ एन स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर दें, उससे हम कांस्टेंट हटा देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा पोलिनोमियल होता है या बड़ा टर्म होता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं। तो मैं अगर पीछे जाऊँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अ, इसका इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपने ये पूरा नंबर नहीं डालना, आपने 2 हटा देना है। ठीक है, 1 और 2, तो ये बच जाएगा m n+m। फिर उसमें से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, m×n, ये है, m नहीं है, तो लिहाजा इसकी टाइम वेलोसिटी आप कहेंगे कि ये mn है। ठीक है, इस तरह इधर इधर आया जी 2n+3, तो आपने ये भी इग्नोर करना है, ये भी इग्नोर करना है। ठीक है, जो इनपुट है, जो n है, उसकी टर्म्स में आपने बतानी है टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज n। ठीक है, या फिर आगे हम एसिम्प्टोटिक इक्वेशन लगा देंगे, तो बिग ऑफ n या थीटा n। बहरहाल ये बताना था कि these terms जो है, these constants are irrelevant. So whenever you report running time, you just need to express that running time in terms of this input size. अच्छा, देखिए ये लिखा हुआ है, प्रिसाइज मैथमेटिकल एनालिसिस डिफिकल्ट है। आप एक काउंट कर दे एक एक स्टेप को, ठीक है, और एक एक वेरिएबल निकालें और एक एक कांस्टेंट को स्टोर नहीं। हम क्या करते हैं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म्स हैं वो निकाल लेते हैं।
n square is fastest growing term in this thing. n square सबसे फास्टेस्ट ग्रो करेगा क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, तो हमने इस पूरे इक्वेशन से सिर्फ वो निकालना है. नेगलेक्ट दी स्लो ग्रोइंग टर्म्स, तो n इज स्लो ग्रोइंग टर्म कंपेयर टू दिस n स्क्वायर, तो ये भी हम इग्नोर कर देंगे. ठीक है, जिधर हमने देखिए मैंने ये क्यों इग्नोर किया, ये बिकॉज m जो है दैट इज स्लोएस्ट ग्रोइंग टर्म एज कंपेयर टू दिस m क्रॉस n, तो इसलिए मैंने सिर्फ m कर दिया, m क्रॉस n कर दिया. तो आपने ये रूल्स जहन में रखने हैं. यू नीड टू just identify the fastest growing term, neglect the slowest growing term, and neglect the constants. सारे constants आपने ख़त्म करने निकाल लेने. ठीक है, और वो जो बाकी जो चीज़ रह जाती है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म जो रह जाता है उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं. ठीक है, तो आप देखें कि आपको डिफरेंट रेंज टाइम देखें, अगर किसी सबसे जो लोवेस्ट टर्म है ना वो एक कॉन्स्टेंट्स है, उसके बाद लॉग एन लोवेस्ट ग्रोइंग टर्म है या स्लोएस्ट ग्रोइंग टर्म है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, और ये जो है एन फैक्टोरियल, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है. आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह बढ़ाते जाएं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगा. ये थोड़ा उससे स्लो है, ये स्लो है, ये स्लो है, स्लो है. तो अगर एक इक्वेशन में एन लॉग एन आया है, साथ में एन भी आया है, तो आपने एन को नेगलेक्ट करना है क्योंकि उससे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है. और अगर एन लॉग एन आया है, एन आया है, लॉग एन भी आया है, लेकिन एन स्क्वायर आया है, तो आपने इन तीनों को नेगलेक्ट करना है क्योंकि दिस बेसिकली डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिथम. ठीक है, ओके. तो ये कन्वेंशंस आपने फॉलो करनी है. अच्छा जी, दूसरी चीज़ है, अब देखें बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खास टर्म्स नहीं, कुछ खास नोटेशंस यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, और उनको कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन. So asymptotic notations are the mathematical notations used to describe the running time of an algorithm when the input tends towards a particular value or limiting value. ठीक है, तो asymptotic notations जो है वो किसी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल नोटेशंस. एक है थीटा नोटेशन, टाइट बाउंड से कहते हैं. टाइट बाउंड का मतलब क्या है वो कहता हूँ. एक है ओमेगा नोटेशन, इसको कहते हैं लोअर बाउंड, और एक को कहते हैं अपर बाउंड, दैट इज बिग ओ. बिग ओ, ओमेगा, थीटा. पूरे इस कोर्स में आप लोगों को ये नेम्स जो है ये सुनने को मिलेंगे. ठीक है, बिग ओ, थीटा और ओमेगा. ठीक है, सो व्हाट इज थीटा नोटेशन. देखिए थीटा नोटेशन क्या चीज़ है. फॉर अ गिवन फंक्शन जी एन, ठीक है, we denote by theta gn the set of functions. ओके, वो तमाम functions, वो तमाम functions कि जिन functions, ठीक है, तो इसको हमने कहा कि इसको थीटा नोटेशन, इसको टाइट बाउंड कहते हैं ना. तो देखें इसकी डिफिनीशन में तमाम फंक्शंस की बात में करें. फॉर अ गिवन फंक्शन जी एन वी डिनोट थीटा जी एन द सेट ऑफ फंक्शंस. जैसे ये कोई फंक्शन है एफ एन, ठीक है, तो अगर आपको ये जो गिवन जी एन है और एफ एन जिसकी आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, ठीक है, वो आपका फंक्शन है एफ एन. तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है या ऐसा कोई सेट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है,
जिनके लिए आप ये C1 C2 और A0 ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं और ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। अगर ऐसे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स आपको मिल जाए, दिस इज चूँकि मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन भी मैथमेटिकली है। अगर आपको ऐसे कॉन्स्टेंट्स मिल जाए C1 C2 और N0 जो कि पॉजिटिव हो, जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, और ओके, जहाँ पे आप उनको किसी Gn से मल्टीप्लाई कर दें किसी C1 को, तो वो जो फंक्शन आप जिसका आप टाइट बाउंड या जिसकी आप रनिंग टाइम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, टाइट बाउंड रनिंग टाइम, तो अगर आप उस पर्टिकुलर C1 को किसी फंक्शन n से मल्टीप्लाई कर दें या Gn से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस रहे Fn से आफ्टर अ पर्टिकुलर n दैट इज ग्रेटर देन N0, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है C2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो गिवन फंक्शन है उसके साथ, ठीक है, तो वो हमेशा लेस रहे Fn से। पर्टिकुलर इनपुट्स, पर्टिकुलर कांस्टेंट C1 C2 और खास n के बाद अगर हम इनकी वैल्यू डालते जाए, इसकी मैं आपको थोड़ी सी समझ जो है वो मैं आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इधर से दे दूँ। देखिए हमने ऐसा ग्रोथ रेट, ठीक है, या जैसे पिछले स्लाइड्स में मैंने बता दिया ना, हमने ऐसा फास्टेस्ट गोइंग टर्म या फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म फाइंड करना है, ठीक है, जिससे ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जिसकी हम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं, ये फंक्शन उस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म से ना आगे जाए ना उससे नीचे आए। तो हमने, अगर हम ऐसे कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म को फाइंड करने में कामयाब हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है ये इस गिवन फंक्शन के लिए टाइट बाउंड है, क्योंकि ये जो गिवन एल्गोरिथम है, ठीक है, न ये इससे ज़्यादा ग्रो कर सकता है न इससे कम कर सकता है, इसके बीच में करेगा, ठीक है। और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म को हम कहते हैं कि ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है समझना। लेट्स से ये एक फंक्शन है जिसकी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर दी। फंक्शन इज n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3n, ठीक है, और हम देखते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया है कि ये n स्क्वायर इसका टाइट बाउंड है। n स्क्वायर टाइट बाउंड कब होगा? जब हम ये डिफिनीशन जो है ये सेटिस्फाई कर दें कि हमने ऐसा C1 C2 फाइंड करना है जिसको हम ये जो गिवन टाइट बाउंड है, थीटा में गिवन है, इससे हम C1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा Fn से जो हमें गिवन है उससे कम रहे, और अगर हम इस टाइट बाउंड को C2 से मल्टीप्लाई करें तो Fn हमेशा उससे कम रहे, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर n, ठीक है, जो कि एक खास N0 होगा। उस N0 के बाद आप कोई भी n दें तो ये जो इनइक्वलिटी है ये होल्ड करेगी। एग्जाम्पल देखें, हमने क्या किया, हमें गिवन ये जी एन है ना, हमें कहा गया कि ये टाइट बाउंड है, ये साबित करें। तो साबित करने के लिए हम उस इनइक्वलिटी को जस्टिफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो देखें हमने जी एन की जगह लगा दिया है एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी जी एन की जगह लगा दिया एन स्क्वायर। अब हम इस पूरे इनइक्वलिटी को एन स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं तो ये C1 बच गया है, इसको एन स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बच जाएगा, 3n को एन स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे 3/n बच जाएगा, और इसको एन स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो C2 बच जाएगा। अब हमने तीन चीज़ साबित करनी है, C1 पॉजिटिव साबित करना है, C2 भी पॉजिटिव साबित करना है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 0 से ग्रेटर हैं, और हमने n भी फाइंड करना है N0 कि जिसके बाद
आप कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। अच्छा, अब देखिए C1 मस्ट बी लेस देन दिस नंबर ना, ठीक है, तब ये इनइक्वलिटी होल्ड करेंगे, तब हम प्रूव कर सकेंगे। अच्छा, तो कम से कम पॉजिटिव नंबर यहाँ से क्या आ सकता है, कम से कम पॉजिटिव नंबर। तो देखिए हम अगर n में 1 पुट करते हैं तो नेगेटिव नंबर आएगा, बिकॉज 1 माइनस टू, सॉरी 1/2 माइनस 3 इज नेगेटिव। 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 3 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 4 करेंगे तो नेगेटिव, 5 करेंगे तो नेगेटिव, 6 जब करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन जब 7 करेंगे, लेकिन जब 7 करेंगे तो 7 पे ये नंबर जो है, ये नंबर क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 8 करेंगे तब भी पॉजिटिव। अब n 7 से मतलब 7 8 9, अब 7 से आगे n हम जो भी बढ़ाएंगे तो ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, आई एम सॉरी, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर that can be get from this expression is what is 1/14। वो कैसे, इधर 7 पुट कर लें, ठीक है, इधर 7 पुट कर लें तो आपके पास आएगा 1/14। 7 पुट करेंगे तो नीचे 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 माइनस 7 पुट कर लिया तो 14, 7 माइनस 6, हाँ 1/14। So 1/14 is the smallest positive number generated from this, ठीक है। अब आप इधर लिखेंगे 8 तो ये नंबर मज़ीद बड़ा हो जाएगा, 9 तो नंबर मज़ीद बड़ा हो जाएगा, 10 तो नंबर हाँ नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। इसमें आप 8 पुट करेंगे तो इसमें लेट्स से अगर आप 8 पुट करते तो नीचे आएगा 16, ठीक है, और 16 नीचे आ गया है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4 माइनस 2, 2/8, हाँ, ठीक है, तो वो नंबर बढ़ता जाएगा। तो आपने फाइंड करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर 1/14 ही है जब n की वैल्यू 7 से बढ़ जाए, ठीक है। सो n की वैल्यू इज नीड टू बी, अच्छा पहले हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इनएक्टिविटी होल्ड करे। तो अगर आप 7 लिखते हैं तो इधर आएगा 1/14 एंड C1 इज लेस देन इक्वल टू 1/14 एंड 1/14 इज पॉजिटिव, तो ये होल्ड करता है। लेकिन C1 की रेंज हमने फाइंड करना है तो C1 1/14 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या 1/14 से लेस हो सकता है टिल 0 या 1। सो द रेंज फॉर C1 इज फ्रॉम 0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, जिसे वो ओपन एंडेड कहते हैं ना। सो स्मॉल ब्रैकेट 0 और कॉमा 14 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये रेंज हो गया है C1 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इनइक्वलिटी होल्ड, अच्छा ये इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगी, कब C2 ग्रेटर होगा इस साइड से। तो इसमें अगर आप 1 पुट करते हैं तो जब आप 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो जब आप 1 पुट करते हैं तो इससे वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 3। सो 1/2 माइनस 3 इज आई गेस माइनस 2.5,
आई थिंक सो -2.5 और C2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5। तो ये इक्वलिटी तो होल्ड करती है 1 पे भी, ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है कि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो C2 कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो इससे ग्रेटर ही होगा ना, तो C2 की पॉजिटिविटी साबित हो गई है हाँ। लेकिन अब हमने देखना है कि C2 की वैल्यू, उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इधर देखें, वह हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देगा ना, या हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट कब होगा, देखें ये टर्म जो है ये माइनस हुआ है 1/2 से ना, तो ये टर्म अगर आप कम करते जाएं कम करते जाएं तो ये ज़ीरो ही हो सकता है। तो जब ये ज़ीरो होगा तब 1/2 आएगा। अगर ये आप बढ़ाते जाएं तो ये, अगर देखें अगर आप ये साइड बढ़ता जाएगा तो टोटल नंबर जो है वो कम होता जाएगा, बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस। और जब ये नंबर छोटा होता जाएगा तो पूरा नंबर बढ़ेगा, क्योंकि आप फिर नंबर में से कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर आ सकता है वो 1/2 ही आ सकता है, 1/2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। आप ये ट्राई कर लें, क्योंकि नाउ यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस 1/2। ठीक है, तो अगर ये टर्म किसी तरीके से लेट्स से ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो कब होगा, जब इन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो द पॉसिबल पॉजिटिव ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर इज 1/2 फ्रॉम दिस साइड। तो C2 की वैल्यू या तो 1/2 के इक्वल होगी या 1/2 से ग्रेटर होगी। सो नाउ द रेंज फॉर C2 इज starting from 1/2 that is closed and comma infinity and that is open। infinity शामिल नहीं है, infinity के करीब करीब हर डिजिट C1 आ सकता है। अच्छा, और इस इनइक्वलिटी के लिए हमारे पास n की वैल्यू थी 1 से इनइक्वलिटी होल्ड करती है, और यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वलिटी होल्ड होना शुरू हो गई थी वो 7 तक। ठीक है, तो 1 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7। सो नाउ दिस 7 इज इन नॉट। इस 7 के बाद, 7 हमारा इन नॉट हो गया। इस 7 के बाद हर एक इनपुट के लिए क्या होगा, जो ग्रोथ है ऑफ दिस गिवन फंक्शन वो n² से न बढ़ेगा न कम होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी हमें कोई फंक्शन गिवन है और हम उसका टाइट बाउंड फाइंड करना चाहते हैं, तो उस टाइट बाउंड जो हमारी एग्जम्पशन है उसको हम दोनों तरफ लिख लेंगे, और अगर हम C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव और n नॉट पॉजिटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि दिस n² या दिस गिवन assumption इज टाइट बाउंड फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, तो अगर हम ये टाइट बाउंड रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको थीटा नोटेशन में लिखते हैं। नाउ दी टाइट बाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, गिवन फंक्शन इज थीटा n²। ठीक है, और अगर हम टाइट बाउंड फाइंड नहीं कर सकते, अगर हम टाइट बाउंड अगर हम फाइंड नहीं कर सकते, अगर हम सिर्फ जो लेफ्ट साइड है वो फाइंड कर सकते हैं, हम ऐसा सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा उसको अगर आप ऐसा सी अगर आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप उसको GN से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा लेस रहेगा। ये हुआ ना कि अगर आप ये साबित कर सकते हैं ये वाला एंड, लेकिन ये नहीं कर सकते दूसरा एंड जो है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हम ये तो साबित नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर GN टाइट बाउंड है, लेकिन ये हमने साबित कर लिया है कि ये क्या है, ये लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड आप फिर ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जाए कि इसका लोअर बाउंड फाइंड कर दें, इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसा कोई टर्म दें, ठीक है, जिसका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है इसका ग्रोइंग रेट है। ठीक है, तो हमारे फंक्शन का ग्रोइंग रेट कभी भी इस पर्टिकुलर ग्रोइंग रेट से कम नहीं हो सकता, तो हमें वो लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड देने के लिए आप क्या करेंगे, आपने अगर ऐसा
सी फाइंड कर दिया है कि अगर आप उसको जी एन से वो पॉजिटिव हो, उसको आप गिवन जी एन से मल्टीप्लाई कर दें और वो फंक्शन से लेस आए, ठीक है, किसी हास एन नॉट के बाद हर एन के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर जी एन इज़ लोअर बाउंड। और अगर आप लेफ्ट साइड साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप राइट साइड साबित कर सकते हैं, तो वो जो राइट साइड आपने प्रूव कर लिया है वो क्या होगा, वो अपर बाउंड होगा और उसको कहते हैं बिग ओ नोटेशन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि अगर आपने ये साबित कर लिया कि ऐसा कोई सी है जिसको हम गिवन जी एन से मल्टीप्लाई कर दें, वो पॉजिटिव सी, और वो फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर रहे फॉर अ पर्टिकुलर, आई मीन आफ्टर any, I mean for any n after a particular n and not, उसके बाद आप कोई भी n डालें और C1 की वैल्यू के पास हो तो Fn हमेशा कम रहेगा Gn से, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि अब ये जो गिवन Gn है ये अपर बाउंड है इस गिवन फंक्शन के लिए, जिसका मतलब ये है कि Fn की ग्रोथ कभी भी इस टर्म से या इस फंक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये अपर बाउंड को हम नॉर्मली जो हम वर्स्ट केस देखते हैं तो वर्स्ट केस को हम बिग ओ नोटेशन में प्रेजेंट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस फंक्शन का ग्रोथ है वो ये हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। जो हम बेस्ट केस की जो कम्प्लेक्सिटी है वो हम नॉर्मली उसमें देते हैं बिग ओ में, ठीक है, बेस्ट केस की। और अगर हम थीटा में दे सकें तो थीटा का मतलब है कि इसका जो वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों एक ही है, तब हम इसका आंसर जो है वो थीटा नोटेशन में दे सकते हैं। तो अगर किसी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस बेस्ट केस सारा एक ही हो तो फिर हम थीटा में उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसका जो है वो बेस्ट केस अलग हो और वर्स्ट केस अलग हो, ठीक है, तो फिर हम बिग ओ नोटेशन में या ओमेगा नोटेशन में उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। तो ये इस पे आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इस पे बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।